भारत की संसद के अंदर भी ना तो सत्ता पक्ष के लोगों ने इंडिगो पर कोई खुलकर बड़ी चर्चा की और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने इंडिगो का मैटर उठाया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस देश में टैक्स देते रहो, पैसे देते रहो। पिछले दिनों गोवा के अंदर जो अग्निकांड हुआ, दर्दनाक हादसा, और लूथरा ब्रदर्स उसी रात को निकल जाते हैं बैंकॉक। लेकिन उन्होंने सोचा कि विजय माल्या अगर भाग करके सुरक्षित हो सकता है तो हम क्यों नहीं सुरक्षित हो सकते। नमस्कार, नमो नारायण। इंडिया के अंधभक्त थंबनेल देख करके आपको भी बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि ये अंधभक्त शब्द मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, लेकिन बड़े दुख के साथ इस शब्द का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि भारत में अंधभक्त होने का नुकसान क्या होता है। अंधभक्त सिर्फ धर्म में नहीं होता, अंधभक्त सिर्फ राजनीति में नहीं होता, अंधभक्त सिर्फ एक व्यक्ति के विशेष के पीछे नहीं होता। अंधभक्त मतलब जब पूरा का पूरा देश का जागृत समूह किसी गलत धारणा के पीछे ऐसे घूमे। इसको समझने के लिए आप अंधभक्ति की ये क्लिप देख लीजिए। आपने देख लिया भेड़ चाल का ये वीडियो कि कैसे अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पिछले दिनों देश के अंदर जो इंडिगो वाला मैटर हुआ वो क्या था? भेड़ चाल, अंधा अनुकरण। हमने एक कंपनी को अपने सर माथे पर बिठा के रखा, सब उसको दिया, पैसा दिया, प्रेस्टीज दी, और इस देश में पूरा का पूरा जिसको कहते हैं ना सम्मान दे करके उसको ऊंचा उठाया। 65% मार्केट, एविएशन मार्केट उसके हाथ में रही। और भारत की चुनी हुई सरकार जब उसे कुछ निर्देश देती है कि आप अपने पायलट्स या जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपग्रेडेशन के लिए ये कार्रवाई करें, वो कंपनी शुगर कोटेड लॉलीपॉप में अंगूठा दिखा रही है सरकार को, और ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। शर्म तो तब आता है जब मैं आपको वीडियो का वो रील नहीं दिखाऊंगा जिसमें एक बाप अपने बेटी के लिए इंडिगो के स्टाफ से हाथ जोड़ करके भीख मांग रहा है कि मेरे बेटी को पीरियड्स हुए हैं, मासिक धर्म है, उसका खून बह रहा है, मुझे पैड दो। और आप उस स्टाफ को देखो, एक आंख उठा करके नहीं देखता है। ये पीड़ा एक बाप की नहीं है, ये पीड़ा समाज की है। समाज को सोचना चाहिए कि इंडिगो के ऊपर कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इंडिगो के ऊपर 1% भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या 5-10 हजार रुपया दे देने से हो जाएगा सब? और मैं सोचता हूं कि जब छोटी मोटी चीजों के अंदर देश के राज्यों की हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती हैं, तो ये तो लगभग देश के हर राज्य में इंडिगो ने ये कांड किया, और किसी भी राज्य की हाई कोर्ट के किसी जज में सुओ मोटो का विवेक नहीं जागा कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है। जवाब दो। भारत का सुप्रीम कोर्ट भी सोया हुआ था इस कांड पर कि सुओ मोटो वो कह सके कि लाखों लोग जो परेशानी झेल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। भैरव साधना शिविर के बाद आपके अनुरोध पर अब काली शक्ति साधना का शिविर 27 और 28 दिसंबर शनि रवि को किया जा रहा है, और इस साधना में हमारे साथ मां श्री गीतम भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगी। साथ साथ में दीक्षा का भी, मंत्र दीक्षा का भी कार्यक्रम होगा। तो इस 2 दिवसीय शिविर के अंदर भैरव साधना के साथ प्रारंभ करने वाले शक्ति साधना में प्रवेश कर पाएंगे और काली साधना का जुड़ाव रखकर काली साधना में हमसे जुड़ पाएंगे। बाकी विवरण हमारी वेबसाइट www.swamiopar.com पर दी गई है। तो आइए मिलते हैं काली सहस्त्रनाम साधना में। नमो नारायण। भारत की संसद के अंदर भी मैं बड़ी विनम्रता और बड़े आदर के साथ कहूं, वंदे मातरम के ऊपर 10 घंटे चर्चा हुई। ना तो सत्ता पक्ष के लोगों ने इंडिगो पर कोई खुलकर बड़ी चर्चा की और ना ही विपक्ष के किसी नेता ने इंडिगो का मैटर उठाया। इसका मतलब यह हुआ
कि आप इस देश में टैक्स देते रहो, पैसे देते रहो। जीएसटी आपने कभी देखा है? हर टिकट के ऊपर जीएसटी होता है और वो जीएसटी 18% के आसपास था। तो सरकार जिन सेवाओं के लिए टैक्स ले रही है, वो सेवाएं हमें प्राप्त नहीं हुई, तो वो टैक्स लेने वाले के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई करने वाला मैं कौन होता हूं? लेकिन इस डिपार्टमेंट से, एविएशन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट के जो एविएशन मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल से मॉरल ग्राउंड पर उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। भाई आप जीएसटी ले रहे हो, टैक्स पेयर की पगार आपको जो मिल रही है, वो टैक्स पेयर की पगार से आप जी रहे हो। आपको जो सुविधाएं मिल रही है, ये इन्हीं लोगों की वजह से मिल रही है। लेकिन इंडिया के अंधभक्तों का अनुकरण करने के कारण एक इंडस्ट्री जब डोमिनेट करती है, ये हमारे लिए सावधानी का समय है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन जिन कंपनियों को हमने मोनोपोली या डुओपोली दी हुई है कि वो भारत देश के अंदर, पिछले दिनों मेरे पास एक और समाचार आया कि लोकल जो हमारे ट्रेन के पायलट्स होते हैं, लोकोमोटिव पायलट्स, अब वो भी विचार कर रहे हैं कि हमें भी इस तरह का कोई प्रेशर बना करके क्या हड़ताल करनी चाहिए। और विचार करो कि भारत की रेल डिपार्टमेंट के लोकोमोटिव पायलट्स इस तरह की हड़ताल कर दें तो इससे बुरी हालत हो जाएगी। अगर भारत के जो ट्रक चालक, आपने देखा एक अच्छा बिल आई थी सरकार, उस बिल के विरोध में ट्रक चालक जब खड़े हो गए तो 2-3 दिन के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था खराब हो जाता है। अगर भारत के सारे सरकारी टीचर इस तरह से विचार करते हैं, लेकिन इंडिगो का जो, मैं तो कहूंगा गुंडागर्दी, प्योर गुंडागर्दी वाला एटीट्यूड था। आपको एयरपोर्ट पे जाना है, मतलब जाते हुए भी खर्च करना है, समय भी देना है, पैसा भी देना है, और वो अपनी मन मर्जी से लेट करते 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 आपको बताएगा कि अब आपकी फ्लाइट लेट हो गई है, आपको राम भरोसे रिफंड आ जाएगा। ये तो सरकार का भला हो जिसने रिफंड के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर किया तो आया। मेरा अपना निजी अनुभव बताता हूं, जिन एयरलाइंस को सरकार ने गिरा करके ग्राउंड किया हुआ है, उसका रिफंड आज तक मुझे नहीं आया। और वो बड़े बड़े ऐप से मेरी बुकिंग थी, वो कभी कोई रिफंड नहीं आया। जो जीएसटी सरकार टिकट्स पे लेती है और उस पर जो सेवाएं नहीं मिलती है, उसके लिए सरकार की तरफ से कोई रिफंड नहीं होता है। जो रेलवे के टिकट सरकार की गलती के कारण से कैंसिल होते हैं, स्पेशली तत्काल में, उसमें जीएसटी रिफंड नहीं होता है। और ऐसे कई जगहों पर जीएसटी रिफंड नहीं होता है। ये मांगना हमारा अधिकार भी है, और मुझे लगता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह से हो कि ऑटोमेटिक वो क्रेडिट होना चाहिए। खैर, अंधाधुंध अनुसरण जो हम करते हैं बेरचाल की वजह से, इसमें अगर कोई वैज्ञानिक तथ्य जोड़े या वैज्ञानिक तरीके से हम जब करते हैं तो उस पर उंगलियां उठती हैं। ये इंडिगो के ऊपर जो पूरा रिसर्च, ध्रुव राठी ने एक रील बनाई जो मुझे बहुत पसंद आई। आप कहोगे ध्रुव राठी का मैं समर्थन कर रहा हूं। देखो, विरोध करना और आलोचना करना, इसमें अंतर है। कोई सिस्टम की आलोचना कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम का विरोधी हो। मैं ध्रुव राठी की कई बातों की आलोचना करता हूं, लेकिन ध्रुव राठी हो या चाहे कोई भी पत्रकार हो, चाहे वो रवीश कुमार ही क्यों ना हो, अगर कोई चीज वो अच्छी कर रहे हैं तो उसको हम समर्थन देते हैं कि नहीं, आप समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप हमेशा खराब के लिए खड़े रहते हो, वहां पर मेरी आलोचना होती है। लेकिन ध्रुव राठी का इंडिगो को लेकर ये जो रील है, वो अपने आप में पूरी जानकारी, हो सकता है थोड़ी बहुत पुरानी भी हो, पिछले 8 दिन की, लेकिन अच्छा एनालिसिस था इसमें। आप इसको देखें। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये कोई रामलीला मैदान या इंडिया गेट नहीं है। ये लिटरली एक एयरपोर्ट है जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लोग प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं। पिछले 3 दिनों से इंडिया के लगभग हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे। हालत बहुत बुरी है और इसके पीछे इकलौता कारण है एक कंपनी, इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। पिछले 3 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 1450 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और कई हजारों फ्लाइट्स डिले हुई। इसकी वजह से लाखों पैसेंजर्स देश भर में एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी। जवाब में एयरलाइन एक के
बाद एक बहाने देती रही और ढंग से कोई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं की। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस तरीके से अचानक से कैसे कोलैप्स हो गई। इसके पीछे कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद से सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश। कुछ समय पहले की बात है दोस्तों, डीजीसीए ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स बनाए जिससे पायलट्स और क्रू को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और पैसेंजर्स की सेफ्टी बेटर हो सके। इन नए रूल्स के अनुसार पायलट्स और क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे किए गए। इसके अलावा नाइट लैंडिंग्स को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। इन रूल्स का मतलब है कि अब सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए एयरलाइंस को ज्यादा पायलट्स और क्रू मेंबर्स हायर करने पड़ेंगे। इन रूल्स को ओरिजिनली मार्च 2024 में इंप्लीमेंट किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने कहा नहीं, ये तो बहुत जल्दी है, प्लीज इसे डिले करो क्योंकि हमें थोड़ा समय चाहिए नए पायलट्स और क्रू मेंबर्स को हायर करने के लिए। लेकिन 18 महीने का टाइम दिए जाने के बाद भी इंडिगो ने ढंग से हायरिंग नहीं करी। एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का कहना है कि जब भी रूल्स एयरलाइंस के फेवर में नहीं होते तो एयरलाइंस फ्लाइट डिले कर देती हैं या कैंसिल कर देती हैं ताकि सरकार पर रूल्स चेंज करने का प्रेशर बनाया जा सके। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तरीके से फ्लाइट्स को कैंसिल करना यह कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। जानबूझकर अफरा तफरी मचा दो एयरपोर्ट पर ताकि डीजीसीए मजबूर हो जाए इन रूल्स को वापस लेने पर। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ दोस्तों। डीजीसीए ने 5 दिसंबर को अपने रूल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब विड्रॉ कर लिया है। लीव्स को वीकली रेस्ट में काउंट करना अलाउ कर दिया है जो पहले नहीं होता था। इसके अलावा डीजीसीए ने 10 फरवरी तक इंडिगो को एक वन टाइम एग्जेम्पशन दे दी है पायलट के नाइट ड्यूटी रूल्स से। इस पूरे मुद्दे के पीछे दोस्तों एक रूट कॉज है एविएशन सेक्टर का इंडिया में एक मोनोपोली या डुओपोली बन जाना। आज के दिन इंडियन एविएशन के मार्केट में इंडिगो का मार्केट शेयर 65% पर है और एयर इंडिया का 30%। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइंस खत्म हो चुकी हैं। तो आज के दिन अगर एक पैसेंजर खड़ा होकर बोले कि मैं इंडिगो को बॉयकॉट करना चाहता हूं, ये लिटरली पॉसिबल ही नहीं होगा। ये बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, क्योंकि आज से 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवे, स्पाइस जेट, किंगफिशर एयरलाइंस, एक समय पर इतनी सारी एयरलाइंस होती थी, कंज्यूमर्स के पास चॉइस थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर मोनोपोली या डुओपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो आपने देखा कि इंडिगो के इस गुंडागर्दी का कारण मात्र यही था कि हमने उसको 65% मार्केट दे दी और उसके बाद अगर एयर इंडिया का मार्केट बनता है तो ठीक है। ये चिंता सिर्फ इंडिया के अंदर वक्त सिर्फ एक इंडिगो को लेकर के नहीं है। पिछले दिनों बंगाल के अंदर बाबरी के नाम पर वहां के लोकल मुस्लिम नेता ने मस्जिद बनाने के लिए एक आह्वान किया। अगर आप ध्यान से न्यूज को देखेंगे, ध्यान से क्लिप्स को देखेंगे तो करोड़ों रुपए का कलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी तक कोई बेईमानी के आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना ये कौन सा बुद्धि का प्रमाण हम दे रहे हैं? और ये क्या साबित करता है कि एक पॉलिटिकल नेता धर्म के नाम पर आवाज करता है और उसको मुसलमान भर भर के 10 रुपए से लेकर हजारों रुपयों तक का डोनेशन देते हैं और करोड़ों रुपए जमा होता है सिर्फ इसीलिए कि ये हिंदू के विरोध में कोई आह्वान था, या सिर्फ इसीलिए कि बाबरी को जिंदा रख करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा है उसको साबित करना था। कर कौन रहा है? ये भी अनुकरण करने वाले मुस्लिम थे। तो भारत के अंदर जो हम अनुकरण करते हैं, अंधा अनुकरण, जिसको अंधभक्त हर तरफ है, दोनों तरफ है, उसमें से हमें जगने की जरूरत है। अब जब देश दुनिया के टॉप इकोनॉमीज में आ रहा है, या यूं कहिए कि प्रथम 5 के अंदर हम अपने आप को जब गिनते हैं, तो हम क्यों नहीं इसको वैज्ञानिक तथ्यों से चीजों को परखने की हिम्मत रखते हैं। मैं दिव्य कीर्ति जी की वो क्लिप देख रहा था जहां वो कहते हैं कि मुझे चिंता है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को छोड़कर कट्टर धार्मिकता का अनुसरण कर रहे हैं। भारत देश की चिंता है। पहले आप दिव्य कीर्ति सर की ये क्लिप देखिए। What's your biggest fear for India? एक शब्द में कहूँ तो बुरा हाल है इस समय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है इस समय। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, लोटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है, और किताब भी नहीं पढ़ी है। किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक
एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पे चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। दिव्य कीर्ति सर भारत के अंदर एक सम्मानीय व्यक्ति इसीलिए माने जाते हैं कि उन्होंने आईएएस में खुद के अनुभव से ये एग्जाम पास किया, सर्व किया और आज स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। उनकी सोच है, एक विचार है, एक विजन है और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अंदर दिव्य कीर्ति सर का एक नाम आता है। ये चिंता वो व्यक्तिगत चिंता करके बता जरूर रहे हैं, लेकिन ये चिंता सामूहिक चिंता है। जो भी प्रतिभाशाली टैलेंटेड हिंदुस्तान के लोग होंगे, उनको ये चिंता हो रही है कि हम अपने देश में साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक टेम्परामेंट को छोड़ करके धार्मिक, कट्टर धार्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आध्यात्मिक नहीं बोल रहा हूं, आध्यात्मिक होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हम कट्टर धार्मिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुसलमान हो, और एक दूसरे की देखा देखी ये सब हो रहा है। तो ये समय है कि हम अपनी भेड़चाल से भी उठ जाएं और साथ साथ में देश में जिन प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हमने संसाधन एक कंपनी को दिए हुए हैं, मैं इसमें नाम नहीं लूंगा कि वो ये है या वो है, वो जो भी है भारत के हित में नहीं है या भारत के जनमानस के हित में नहीं है, तो वो हमारे लिए नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जब तक हम अपने आंख कान खोल करके इस अंधाधुंध वाली भक्ति से बाहर नहीं आते, यहां पर कमेंट्स में आप मुझे बताओगे भी कि अपोजिशन के लीडर्स को लाया जाए, अपोजिशन की पार्टी को कौन मना कर रहा था, उनको संसद में ये मुद्दे उठाने के लिए कौन मना कर रहा है। लेकिन अपोजिशन पार्टी के पास ना तो अपनी एक विजन है, ना अपोजिशन पार्टी के पास अपना कोई व्यवस्थित कोऑर्डिनेशन है। बस इलेक्शन के टाइम पर आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर मन और मुख तो उनका मिलता नहीं, और इस वजह से जो जनता जनार्दन डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का फायदा होना चाहिए, वो फायदा नहीं है। भारत के अंदर मैं मानता हूं कि ये अंधभक्त के सिर्फ इंडिगो वाला या बाबरी वाला मैटर नहीं है। पिछले दिनों एक और मैटर आया था जहां पे पलकी शर्मा ने अपने प्रोग्राम के अंदर बताया कि किस तरह से विषैले पदार्थ, ये फूड सेफ्टी को लेकर के उसका एपिसोड था कि हम जो खा रहे हैं, हम जो दालें खा रहे हैं, हम जो अंडे खा रहे हैं, हम जो मांस मछली खा रहे हैं, हम जो सब्जियां खा रहे हैं, वो निरीह जहर खा रहे हैं। अगर मछली को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मेलिन होता है तो आप कह सकते हो ये नॉनवेज खाने वालों का प्रॉब्लम है, लेकिन दालों के अंदर जो कलर मिलाया जा रहा है, ये ब्रेड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं, या जो मिलावट सब्जियों के अंदर की जा रही है, उसका मापदंड इसीलिए तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने सोच रखा है कि चलता है, चलने दो। लेकिन ये चीजें आम इंसान के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हमें इसमें से जब तक अपनी आवाज ऊपर सरकार तक एक व्यवस्थित ढंग से नहीं पहुंचाते हैं, तब तक सरकार भी क्या करेगी। घी के नाम पर जितना नकली घी बेचा जा रहा है इस देश में, मैं हमेशा कहता हूं उतना दूध ही नहीं है जितना कि घी बन रहा है। तो कभी पूछो कि घी कौन बना रहा है ये घी, और नकली घी की मार्केट में कौन कौन है। मंदिरों के अंदर अंधभक्ति कि मंदिरों के अंदर, हिंदुओं के मंदिरों में देखोगे कि लड्डुओं से लेकर के हर चीज में धोखाधड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये अंधभक्ति हमें हमारे परेशानियों का कारण दिख रही है। अगर हम इस अंधभक्ति से जागृत हो जाएं और एक बार सामूहिक रूप से भी इस चीज को कह दें कि ये गलत है और उसको सही करने की आवश्यकता है। जो स्टैम्पेड्स होते हैं, भीड़ में जो लोग मर जाते हैं, या जिन एक्सीडेंट्स का कारण एक टाला जा सकता था, पिछले दिनों गोवा के अंदर जो अग्निकांड हुआ, किन किन चीजों पे एपिसोड बनाओगे मुझे बताओ। गोवा के अग्निकांड, जो क्लब में अग्निकांड हुआ, उसमें जितने भी लोग मर गए, दर्दनाक हादसा, और लूथरा ब्रदर्स उसी रात को निकल जाते हैं बैंकॉक। इस देश में कितनी लोकशाही होगी कि आपके ही व्यापार के केंद्र में 25 लोग मर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम अगर पहले से भी निर्धारित था तो आपको मानवता क्या कहती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि विजय माल्या अगर भाग करके सुरक्षित हो सकता है तो हम क्यों नहीं सुरक्षित हो सकते। वो अलग बात है कि एजेंसी ने उनको पकड़ के जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे, लेकिन यहां पर
अग्निकांड में मरने के बाद अनऑफिशियल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जाता है और फिर जांच होती है, उसके पहले के सारे ऑफिसर, पहले के सारे जो सेटअप है गवर्नमेंट का, वो क्या कर रहे थे, बाद में क्यों उठते हैं? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी, इस देश में मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी जरूरत है सारी यूटिलिटीज को एक जगह, एक मिनिस्ट्री में लाने की। यूटिलिटीज मतलब जल मंत्रालय हो, बिजली मंत्रालय हो और सड़क मंत्रालय। यहां सड़क बनती है, बारिश के बाद 3 महीने के बाद आकर के पानी वाला उसको तोड़ता है, फिर वो बनती है तो 3 महीने के बाद बिजली वाला उसको तोड़ता है, फिर वो बनती है, उसमें कोई और तोड़ता है, और बारिश के टाइम पर सड़क वही टूटी की टूटी रहती है। भारत की सड़कों का बुरा हाल एटलीस्ट जो सिविल एरियाज में होता है, उसके लिए जवाबदार ये 3 अलग अलग एजेंसी हैं। अगर ये एक मंत्रालय हो जाए, जो कि विदेशों में एक ही मंत्रालय होता है, यूटिलिटीज मिनिस्ट्री, तो क्या इतनी बुद्धि हमारे आईएएस लोगों में नहीं है जो संसद के आसपास बैठे हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को या और कार्यालयों को अपनी एक्सपर्टाइज देते हैं, अपनी एडवाइजेस देते हैं? तो भारत के कई करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपयों को बचाया जा सकता है। मैं पूरे देश में जो मेरी यात्राएं चलती हैं, उसके आधार पर मैं देखता हूं कौन से राज्य में कहाँ क्या अव्यवस्था है और उसका सरकार क्या निराकरण कर रही है। महाराष्ट्र के अगर रोड्स अच्छे मिलते हैं तो गुजरात के रोड जो महाराष्ट्र से मिलते हैं वो बहुत दयनीय स्थिति में आज भी। क्यों ऐसा हो रहा है? जब टोल दिया जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, तो समांतर रोड व्यवस्था होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम जब तक स्वयं से विवेकपूर्ण जागृत नहीं होते हैं और ये अंधभक्ति छोड़ करके देश हित में, राष्ट्र हित में, सनातन हित में काम नहीं करते हैं, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। मेरे आज के इस एपिसोड को आप चाहें तो इंडिगो से मुझे आहत समझ सकते हैं, गोवा के अग्निकांड से मुझे आहत समझ सकते हैं, या ये जो भेड़ चाल हम अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं उससे आहत समझ सकते हैं। पर मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने का मतलब हमेशा विरोध करना नहीं, आलोचनात्मक दृष्टि रख करके जो देश के हित में हो, सनातन के हित में हो, धर्म के हित में हो, उसके लिए बोलना चाहिए। वो चाहे हमारा विरोधी ही क्यों न बोल रहा हो, उस जगह पे उसको समर्थन देना चाहिए कि नहीं, बात तो सही कह रहा है। तो आप इस स्वर में स्वर मिला करके जहां जहां जो जो चीजें ठीक की जा सकती है अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।